आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने बयान दिया और वे वोटिंग प्रतिशत पर बोले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अच्छी वोटिंग हुई है, बीजेपी के 20% वोट बढ़े हैं, बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति से जीतने वाली है, 12 सीटों के मतदान रिकॉर्ड जीत दिलवा रहे हैं। ईवीएम के मुद्दे पर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि एससी का निर्णय विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। विपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता था, कभी चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ा। कांग्रेस को इस फैसले से सीख लेने की जरूरत है। चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारे अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और जैसे आज 6 अलग अलग प्रकार से हमारी लोकसभाएं थी, क्रमशः रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो सभी के रिजल्ट, होशंगाबाद सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया है यह हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। एक और घटना आज आप सबने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय किया, ये ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन को लेकर के और सर्वानुमति से फैसला दिया है। ये विपक्ष पे करारा तमाचा है। जिस ढंग से विपक्ष बात करता था वो सारी चीज़ों के लिए हमने सबने देखा है कि जिस ढंग का दौर रहा है कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पे डालता है, कभी किसी पे डालता है। ये दुनिया के सबसे और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं शनिवार को उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूर्णिया इस बार बिहार की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव काफी सुर्खियों में रहे। इसके साथ ही इस सीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान काफी चर्चा में है। इस पर बीजेपी सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो नारा ही लगा रहे हैं अब की बार 400 के पार, और तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाकर ठीक ही कह रहे हैं, इंडिया को नहीं दे तो एनडीए को वोट दे दीजिए। पूर्णिया में वो खुद ही कह रहे हैं, नर्वस कौन है ये जनता देख रही है। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार करें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। इसमें पूर्णिया में भी वोटिंग हुई। वहीं यहां चुनाव प्रचार करते हुए एक रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप इंडिया गठबंधन को चुनिए। अगर आप इंडिया गठबंधन की बीमा भारत को नहीं चुनते तो आप एनडीए को चुनो। एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनो। और आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी मुस्लिमों को उम्मीदवारी नहीं दी है। लगता है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मुसलमानों से कन्नी काटने का मन बना लिया है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम नेताओं का दबदबा हुआ करता था। सिर्फ मुंबई में ही बाबा सिद्दीकी, नसीम खान, असलम शेख, अमीन पटेल जैसे नेताओं की पूरी लिस्ट थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने मुसलमान नेताओं से कन्नी काट ली है। मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी की एक भी मुस्लिम को
उम्मीदवारी नहीं दी गई। इस बात पर मुस्लिम नेताओं ने अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर करनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खां उर्फ नसीम खां ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर नाराजगी व्यक्त की और मीडिया के समक्ष आकर अपनी नाराजगी को जग जाहिर किया। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघड़ी की तरफ से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में ना उतारने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, वहां 3 पार्टियों की अघड़ी है, तीनों पार्टियां मिलकर फैसला लेती हैं। कुछ गलतफहमी भी होती हैं, उन्हें राज्यसभा और विधानसभा सीटों में कंपनसेट किया जाएगा। हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। और आपको बता दें कि ओडिशा के आंगुल में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अथमलिक विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार संजीव साहू के साथ सतकोसिया में पदयात्रा निकाली। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि ओडिशा के आंगुल में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अथमलिक विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार संजीव साहू के साथ सतकोसिया में पदयात्रा निकाली। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के परनौत में जमीन धंसने का एक प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा की जद में वहां के 50 घर आ गए हैं, जिसमें से 30 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 20 मकानों में हल्की दरारें आने की भी बात सामने आई है। आपको बता दें कि क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। रामबन गोल रोड पर करीब 1 किलोमीटर तक जमीन धंसने के कारण जम्मू और कश्मीर में रामबन से 6 किलोमीटर दूर तक रही भूस्खलन लगातार जारी है। कल शाम से सड़कों में छोटी छोटी दरारें पड़ रही हैं। 1000 से लेकर 1200 मीटर लंबी सड़कें प्रभावित हुई हैं। कुछ जगहों पर सड़क 10 से 12 मीटर धंस गई हैं। अभी तक बहाली शुरू नहीं हुई क्योंकि आंदोलन अभी भी जारी है। पैनोड गांव में जमीन धंसने के कारण गुल और रामबन के बीच महत्वपूर्ण सड़क संपर्क टूट गया। हालात गुरुवार शाम को तब बिगड़ गए जब घरों में दरारें आने लगी। इससे क्षेत्र के कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। समीक्षा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शमीक सर जम्मू कश्मीर से जुड़ गई हैं। शमीक सर, जिस तरीके से रामवन के परनौत में जमीन धंसने का मामला सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी? हेलो समीक्षा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी जी। देखिए, रामवन के परनौत में जमीन धंसने का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? ये जो वारदातें हैं ये आज ही नहीं हुई हैं। ये वारदातें जो है पहले भी हो चुकी हैं। ये भूस्खलन के मामले जो है वो पहले भी निकल कर सामने आए, जिसमें कई बार तो कुछ गाड़ियों पर जो है वो पत्थर गिर जाते हैं, कुछ गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ मजदूर जो वहां पर फिलहाल काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रामबन के जो NH-44 की बात करें तो वहां पर अभी काम चल रहा है,
कुछ मजदूरों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो ये भूस्खलन की बात करें, तो ये लैंडस्लाइडिंग की बात करें, तो ये आज का ही मामला नहीं है। ये मामला जो है पहले भी कई बार ऐसा भूस्खलन जो है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग जो है वो हो चुकी है। फिलहाल जो ये मामला सामने आया, ये किस वक्त का है और किस जगह का है एग्जैक्टली, क्या इसके बारे में आप पूरी जानकारी साझा कर दीजिएगा। जी, जो ये मामला सामने आया है, इसमें आपको बता दें जी कि ये रामबन के पास का ही है। रामबन में कोई गांव है, उधर हुआ है, और जिसमें कि 60 घर जो है वो डैमेज हो गए हैं जी। तो उसमें आपको बता दें कि अभी जो है उधर पावर कनेक्टिविटी की बात करें तो सब जो है इस समय वहां पर बंद है। और कल की बात करें तो ये कल जो है शाम को कल नहीं परसों जो है ये शाम को वारदात हुई है। और लैंडस्लाइड की जो डिटेल्स हैं ये अभी निकल कर सामने रही, जिसमें आपको बताऊं कि 60 घर जो है वो डैमेज हो चुके हैं। और वहां पर पावर की बात करें तो वो बिल्कुल भी वहां पर नहीं है। और कम्प्लीटली जो है 30 घर जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, जिसमें कि अगर बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है अपना कंडोलेंस जो है उन फैमिलीज के लिए दिया है। अब देखते हैं कि उन फैमिलीज को जो है उनको घर उनके वापस मिलते हैं बनाकर या नहीं मिलते हैं, वो तो आगे देखने की बात है। समीक्षा जी, इस घटना में किसी के चोटिल होने की या घायल होने की भी कोई जानकारी है? जी नहीं, घायल होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ी बहुत चोटें जो है वहां पर घरों में जो लोग थे उनको लगी है। तो उनका इलाज जो है उसी वक्त जो है उनको नजदीकी हॉस्पिटल में जो है वो उपचार के लिए ले लिया गया था। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई जान माल की बात करें तो कुछ भी जो है अभी सामने नहीं आया। जिस तरीके से आपने बताया कि इस हादसे में 60 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो किस तरीके से जो उन घरों में लोग रह रहे थे उनको किसी और स्थान पर स्थानांतरित किया गया है? क्या कुछ उनके लिए व्यवस्था की गई है, इसके बारे में और बता दीजिए। जो नजदीकी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहां पर फिलहाल उनका आवास जो है वहां पर कर दिया गया है। अब आगे क्या कुछ जानकारी आती है, उनके घर जो है वो कब बनकर तैयार होते हैं या फिर उनको उनका मुआवजा मिलता भी है या नहीं मिलता है, तो वो तो डिटेल्स जब सामने आएंगी। फिलहाल तो हम ये नहीं बोल सकते कि इनके घर बनेंगे ही बनेंगे, मुआवजा इनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन सभी जो 60 घरों में लोग रहते थे, इनको पास स्कूलों में जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां पर जो है अभी रह रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और इनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं, जिस तरीके से ये इतनी बड़ी घटना घटी है? वो अपना बिल्कुल उनका ध्यान जो है उनका खान पान की बात करें, फूड की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, बेडिंग की बात करें, तो जो डीसी रामबन है बशीर उल हक चौधरी, वो जो है वहां पर उनका ध्यान जो है खान पीन का, रहने का, सब जो है वो इस समय वही कर रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा। आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी आज पश्चिमी वर्धमान के दुर्गापुर में अपने हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद सीट लेटते समय फिसल गईं और गिर गईं। जानकारी के अनुसार उन्हें मामूली चोट लगी है। वक्त रहते उनके पीछे खड़े सुरक्षा कर्मी ने उन्हें संभाल लिया। फिलहाल वह अपनी आगे की यात्रा के लिए आसोल के लिए रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि बंगाल की सीएम इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है। इसी क्रम में वे आज सुबह पश्चिमी वर्धमान पहुंची थी। यहां वे रैली को संबोधित करने के बाद आसोल के लिए रवाना हो गई थी। ऐसे में वह जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए चढ़ी तो बैठने के दौरान वह नीचे गिर गई। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, राजद के खिलाफ भाजपा ने पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने एक प्रेस वार्ता करके लालू परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजद के युवराज कर रहे हैं वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जिस तरह से अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को महागठबंधन आगे करके लोकतंत्र का हनन कर रही है, उसका जवाब बिहार की महान जनता देगी। आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र कुमार सिंह, रणधीर कुमार यादव समेत कई नेता मौजूद रहे।
शांति और बिहार की महान जनता इन सी चीजों को बारीकी से देख रही है, इनकी सोच को देखने का काम करेगी, एक एक चीज को बहुत बारीकी से नापने का काम करेगी। हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का सोच और काम देश ने देखा है 10 सालों में, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे काम के बल पर, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, हमारी सोच, उसके बल पर हम इस चुनाव में आए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिल रहा है, बिहार में, देश में कोई रोक नहीं सकता 400 पार, बिल्कुल 400 पार होगा। कांग्रेस पार्टी के लोग का जो मन है, विचार है, जो सोच। और अब खबर एमपी से सामने आई है। आपको बता दें, एमपी के छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर से विवादों में घिरे हैं। बागेश्वर बाबा के भाई शालिग्राम और उनके अन्य साथियों पर मुंगवारी टोल प्लाजा टोल कर्मियों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगा है, जिसके बाद गुलगंज थाना पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के भाई शालिग्राम व उनके अन्य साथियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट में घायल हुए टोल कर्मी मानिक साहू ने बताया कि टोल पर बहुत भीड़ थी और आरोपियों के द्वारा लगातार हूटर बजाया जा रहा था। हूटर बजाने से मना करने पर वाद विवाद हुआ और इसके बाद शालिग्राम गर्ग और उनके साथियों ने डंडों से मानिक साहू और अन्य टोल कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में मानिक साहू को अधिक चोट आने से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया जा रहा है। यह पहला मामला नहीं जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के भाई विवादों में आए हैं। इसके पहले भी गड़ा गांव में ही एक दलित परिवार की बेटी की शादी में शालिग्राम गर्ग के द्वारा फायरिंग कर गाली गलौज करने का आरोप लगा था। मैं टोल प्लाजा पर सर जॉब कर रहा था सर, जाम लगने के कारण सर कुछ गाड़ियाँ आई शादी की, 4-5 गाड़ी थी, जाम लग रहा था सर, तीनों लाइन बुक थी। तो इस मैंने सोचा वो हूटर बजा रहे थे, हूटर बजा रहे थे, तो मैंने कहा इस लाइन पे आ जाओ। एक स्टाफ ने बोला तो वो इस लाइन पे आए, दूसरी लाइन पर, तो उसके आगे गाड़ी लगी तो उसमें बैलेंस नहीं था, तो उसको फ्री थोड़ी निकाल दे सर, क्योंकि हम तो पैसा ले रहे हैं कंपनी का, तो उसका भी पैसा सेल्फ निकाली, उसकी कैसे लिया उससे। इसने बहस करने लगे, हूटर बजा रहे थे। किसी लड़के ने कहा सर हूटर बंद कर लो, आप ड्यूटी पे नहीं हो, बारात में जा रहे थे, शादी में जा रहे थे सब लोग। इसी चक्कर में बहस हो गई सर। मैं टोल पर और आपको बता दें, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों ले रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा पर जमकर प्रहार किए हैं। मामा के घर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सैम और राहुल गांधी गुरु चेले हैं। यही सैम राजीव गांधी के भी गुरु रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सैम जैसे लोग कांग्रेस को विचार देते हैं, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति भारत की है, यह अमेरिका नहीं है, लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। आगे शिवराज ने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को अपना मिशन बताती है, उसके पीछे इनके खतरनाक इरादे हैं। कांग्रेस देश को जातियों में बांटना चाहती है, देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ये दलित आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। सैम पित्रोदा जी गुरु और चेले हैं। सैम पित्रोदा जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं, और सैम पित्रोदा जैसे लोग ही कांग्रेस को विचार देते हैं जिनको कांग्रेस क्रियान्वित करती है। अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। वे अमेरिका के उदाहरण देते हैं।
अमेरिका जैसे देशों में ये प्रावधान है कि मृत्यु अगर हो जाए तो संपत्ति का और आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर जारी मतदान समाप्त हो गया। दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले कम मतदान दर्ज किया गया, जहां पहले चरण में 67% मतदान हुआ, जो दूसरे चरण में घटकर 58 ही रह गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि शाम 6 बजे तक 6 ही लोकसभा सीटों में ओवरऑल 58.35% मतदान दर्ज किया गया। कई मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदाताओं की कतार लगी हुई है, जिसका आंकड़ा देर तक आने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने संभावनाएं जताई हैं कि फाइनल आंकड़े में 1-2% की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ में उन्होंने बताया कि दमोह में 56.68, खजुराहो में 56.44, माफ कीजिएगा, रीवा में 48.67 और होशंगाबाद में 67.86% मतदान हुआ है। होशंगाबाद की पिपरिया में सबसे ज्यादा 73 से अधिक मतदान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मालवा में सबसे ज्यादा विधानसभावार वोटिंग हुई है। अनुपम राजन ने कहा कि रीवा के त्योतर में 45.4% वोटिंग हुई है और 47.5% वोटिंग हुई है। मतदान कम होने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यह जनता से पूछना चाहिए कि आखिर मतदान कम क्यों हुआ। साल 2019 में 67% मतदान इन सीटों पर हुआ था। जिन इलाकों में ईवीएम संबंधी शिकायतें आई उन्हें फौरन ही सुधार किया जाए। साथ ही कहा कि जहां पर मशीन संबंधी दिक्कतें आई वहां पर फौरन ही मशीन को बदला गया। ये जानकारी है अभी 6 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका, मतलब लगभग थोड़ा बहुत अंतर आएगा, 1-8% का, ज्यादा नहीं आएगा। जो अगर हम विधानसभा वार अगर देखते हैं तो सबसे अच्छी पोलिंग अगर देखें 6 बजे तक की, जहां अच्छा मतदान हुआ या जहां ज्यादा मतदान हुआ, वो जैसे हम पहले भी बताया था आपको, मतलब होशंगाबाद में पिपरिया में 73.32, देन दूसरा भी फिर वही होशंगाबाद सिवनी मालवा 69.76 और तीसरा तेंदुखेड़ा 69.33। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज पर। नमस्कार।